खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों की ली जान। लोहिया का तिबारा पर हुई दुर्घटना। वहीं MIA क्षेत्र में बाइक भिड़ंत में 10वीं के छात्र ने तोड़ा दम। कोर्ट को गुमराह करने को लेकर UIT और नगर निगम की संपत्ति कुर्की के दिए आदेश। खांचा भूमि प्रकरण को लेकर अदालत ने दिया फैसला। बैठक में जिला प्रमुख की कुर्सी नहीं लगवाने को लेकर कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा। 84 जाट महासभा ने मिनी सचिवालय के घटनाक्रम पर जताया आक्रोश। और प्रदूषण से जहर बना एनीकट का पानी और सरिस्का टीम ने लिए सैंपल। चौमुख क्षेत्र में अनेक जलीय जीवों की गई जान। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में सड़क हादसे लगातार लोगों की जिंदगियां छीन रहे हैं। उद्योगनगर थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। यह दुर्घटना लोहिया का तिबारा क्षेत्र में हुई है। दोनों मृतक रिश्ते में जीजा साले थे। जानकारी के अनुसार मुकेश जांगीड़ अपने साले सुनील जांगीड़ के साथ बाइक पर सवार होकर बहाला टोल टैक्स की तरफ से अपने घर रूपबास लौट रहा था। रास्ते में लोहिया का तिबारा के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों जीजा साले गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें एम्बुलेंस की सहायता से सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि दोनों जीजा साले नेटवर्किंग का काम करते हैं, जो अपने घर लौट रहे थे। मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। साथ ही दोनों की मौत की सूचना के बाद परिवार में शोक छा गया। मामले ये साहब, हम टोल टैक्स तरफ से वापस आ रहे थे और पीछे से गाड़ी उनको 40-50-60 की स्पीड से आ रही थी ट्रक, और एकदम से ब्रेकरों पे भी ब्रेक नहीं लिए इसने, आरती दफे और दोनों को तक चढ़ा दिया। कहाँ से आ रहे थे ये दोनों टोल टैक्स तरफ से आ रहे थे। अच्छा, अलवर की ओर? हाँ, वो अलवर की ओर। अच्छा, और गाड़ी भी टोल टैक्स तरफ आ रही थी। अच्छा, तो टक्कर कहाँ से मारी है? टक्कर पीछे से दी है। अच्छा, ये किस पे थे? मोटरसाइकिल पे थे। मोटरसाइकिल पे। क्या नाम है दोनों के? मुकेश कुमार जांगीड़, सुनील कुमार जांगीड़। दोनों क्या रखते रिश्ते में? जीजा साला। और वहीं 10वीं क्लास के छात्र की ट्यूशन जाते समय सड़क हादसे में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय लवदीप सैयद खेड़ली का निवासी था और अपनी बहन के साथ अंबेडकर नगर की तरफ ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। उद्योग नगर में राठी फैक्ट्री के पास ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में स्टूडेंट की बाइक दूसरी बाइक से भिड़ गई। सिर में गंभीर चोट लगने से लवदीप की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी बहन घायल हो गई, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मृतक के परिजन विजय यादव ने घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से मृतक छात्र के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। लवदीप अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी एक बहन है। बेटे की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो यहाँ कैसे आ रहे थे ये कोचिंग आ रहे हैं। कहाँ पर? ये सूर्य नगर आ रहे थे कि पता नहीं, अम्बेडकर नगर कुछ ऐसे ही। अच्छा, तो किससे का हुआ एक्सीडेंट? ये ट्रैक्टर से हुआ। ट्रैक्टर से? बाइक भी है, बाइक से भी ट्रैक्टर से भी, दोनों से। दोनों बचाने के चक्कर में? नहीं, ट्रैक्टर भी आ रहा था, बाइक भी आ रही थी, ये इधर से जा रहे थे। अच्छा, तो ये गांव से आ रहे थे? ये गाँव अकेले ही थे क्या? नहीं, इनकी बहन और थी। अच्छा, उनके भी लगी है? उनकी लगी है, लेकिन देखो हमने तो देखा नहीं, वो घर पे पहुंच गए। अभी यहाँ लेकर आए हैं आप, क्या स्थिति बताएं डॉक्टर? अच्छा, तो ये इकलौते थे क्या आप? उधर खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी साथलका रोड पर अज्ञात वाहन ने 6 वर्षीय बालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे भिवाड़ी में प्राथमिक उपचार के बाद पहले अलवर जिला अस्पताल और फिर जयपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बालक सत्यम के परिजन कंपनी में गए हुए थे। इसी दौरान सत्यम घर से बाहर रोड पर चला गया और यहां अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद चालक फरार हो गया। फिलहाल बालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब वही कितने, वही तो 4 महीना है। अच्छा, क्या करते हो आप लोग? काम कंपनी में कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ था इसके साथ? तो रूम पर तो लड़का थे, अब हम लोग चल गए थे कंपनी में। अब उधर गए थे रोड और अपना
किस चीज़ से लड़ा है वो ये तो हमको मालूम नहीं है। अच्छा, तो किसने सूचना दी आपको? हैं? किसने सूचना दी इसकी? ये बोले तो गांव वाले वो वहाँ के आदमी थे, तो अगल बगल का नंबर मेरा था, हाँ। अपन फ़ोन कर दिए, हम चले आए। कंपनी से? हाँ। कहाँ लगी है इसके सिर में? अच्छा, अब वहाँ से भिवाड़ी अस्पताल ले गए थे, हाँ, फिर वहाँ से रेफर कर दिए हैं। इधर। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब का यहाँ से जयपुर भेज रहे हैं। अच्छा, कितने बेटे बेटी हैं आपके? हमारे तो एक ही बेटे हैं, हाँ। 4 लड़की हैं। अलवर के एएमजेएम न्यायालय ने नगर विकास न्यास और नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। अधिवक्ता तरुण सैनी ने बताया कि यूआईटी प्रकरण में खांचा भूमि सुंदरलाल सैनी को देने के आदेश पूर्व में जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद करीब 2.5 वर्ष तक यूआईटी यह कहती रही कि संबंधित दस्तावेज नगर निगम को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जब न्यायालय ने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तो अधिकारियों की ओर से दस्तावेज चोरी होने की बात कही गई। इस पर न्यायालय ने फरवरी 2026 में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए थे, लेकिन यूआईटी द्वारा करीब 2 महीने तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। आरोप है कि न्यायालय के निर्देश खसरा नंबर 1207 को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने के थे, लेकिन अधिकारियों ने 674 और 676 खसरा नंबर की रिपोर्ट दर्ज कराकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया। मामले में न्यायालय ने जिला कलेक्टर को भी कई बार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं नगर निगम की ओर से भी मामले में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। लगातार लापरवाही और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने अब यूआईटी और नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये एएमजेएम 3 कोर्ट के द्वारा नगर निगम और यूआईटी की संपत्ति कुर्की करने के आदेश दिए गए हैं। न्यायालय द्वारा सुंदरलाल बनाम यूआईटी प्रकरण में 2023 में खाचा भूमि सुंदरलाल सैनी जी को देने के आदेश हुए थे। यूआईटी 2.5 साल तक झूठ बोलती रही कि हमने नगर निगम को दस्तावेज दे दिए। जब न्यायालय ने दस्तावेज मांगे तो उन्होंने कहा कि साहब दस्तावेज चोरी हो गए। इसके संबंध में न्यायालय द्वारा जब फरवरी 26 को एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए थे। 2 महीने तक यूआईटी द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। 1207 खसरा नंबर की एफआईआर दर्ज होनी थी, जिसकी जगह 674, 676 खसरा नंबर की कंप्लेंट के कागज न्यायालय के अंदर पेश कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया यूआईटी के द्वारा। इस संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला को भी कई लेटर न्यायालय के द्वारा जारी किए गए। नगर निगम को भी न्यायालय के आदेशों की पालना के लिए कई बार लेटर जारी हुए, पर नगर निगम यूआईटी दोनों के द्वारा प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मजबूर होकर न्यायालय को नगर निगम यूआईटी के संपत्ति कुर्की करने के आदेश दिए गए। जिले के मिनी सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक के दौरान जिला प्रमुख की कुर्सी नहीं लगाए जाने को लेकर आरोप सामने आए हैं। 84 जाट महासभा समिति ने अलवर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान यह आरोप लगाए। महासभा के अध्यक्ष बेगराज चौधरी ने बताया कि 2 दिन पहले अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें जिले के विकास से संबंधित योजनाओं पर चर्चा करते हुए समीक्षा की गई। आरोप है कि इस दौरान जिला प्रमुख बलबीर सिंह चिल्लर की कुर्सी नहीं लगाई गई और जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला द्वारा बैठक से बाहर जाने के लिए कहा गया। इसके बाद जिला प्रमुख बैठक से बाहर चले गए। अध्यक्ष ने कहा कि इससे जिले के जाट समाज का अपमान हुआ है। ऐसे में कलेक्टर को हटाने की मांग पर सीएम सहित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को ज्ञापन दिया जाएगा। आज प्रेस वार्ता का जो हमारा उद्देश्य है वो 84 जाट महासभा समिति की ओर से बुलाई गई है। आप सब लोग पत्रकार बंधु प्रेस वार्ता में पधार हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे आज का जो मुख्य प्रेस वार्ता का एजेंडा है वो ये है कि 2 दिन पहले जिला प्रमुख साहब को यहाँ पर सांसद साहब ने जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें जो कुर्सी नहीं लगाई गई, उसके विरोध को लेकर आज जाट समाज ने जो प्रेस वार्ता बुलाई है, आज ये इकट्ठे हुए हैं। तो उसमें हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कलेक्टर साहब की कि एक मुख्य पद है जिले का, जिला प्रमुख का, उसको कुर्सी नहीं दी गई, उनकी बैठक में कुर्सी नहीं लगाई गई और सांसद साहब ने बाद में उनको पीछे से बुलाकर दोबारा से कुर्सी लगवा कर बिठाया गया।
तो समाज की ओर से ये भारी रोष है और हम इस बात की निंदा करते हैं और हम सांसद साहब को इस बात के लिए ज्ञापन देंगे। 2 दिन बाद वो आ रहे हैं अलवर, तो ज्ञापन देंगे कि कलेक्टर साहब को तुरंत प्रभाव से बदला जाए और उसके बाद जो आश्वासन वो देते हैं उसके बाद समाज आगामी रूपरेखा तैयार करेगा। 2 दिन बाद तो सीएम भी आ रहे हैं, सीएम को भी अवगत करेगा। हाँ, समाज उनको भी ज्ञापन देगा, सीएम साहब को। तो आप सांसद साहब और सीएम साहब दोनों ज्ञापन दें? दोनों को ज्ञापन देंगे और कलेक्टर साहब भी आश्वासन दे देते हैं कि इनका ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारी मुख्य मांग है कि जो हमारे जिले के सम्मानित वो प्रथम नागरिक होता है जिला प्रमुख, उसको सम्मान नहीं दिया कलेक्टर साहब द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को बदला जाए और कोई साफ सुथरी छवि का व्यक्ति लगाया जाए ताकि वो जिले को सही सुचारू रूप से चला सके। उधर इस दौरान जाट विकास समिति अध्यक्ष जीत कौर सांगवान, जाट महासभा समिति के पूर्व जिला अध्यक्ष शेर सिंह, 84 जाट महासभा समिति के संरक्षक नेमीचंद चौधरी, महामंत्री राजेश चौधरी, पूर्व महामंत्री मोरध्वज सिंह और चौधरी चरण सिंह विचार मंच के अध्यक्ष अतर सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। उधर जीत कौर सांगवान ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त किया है, साथ ही कहा कि यह दुर्भावना पूर्वक किया गया है, ऐसे में जिला कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम, जो मीटिंग हुई थी जिला स्तरीय मिनी सचिवालय में, जिला प्रमुख को जिस तरह से जिला कलेक्टर ने बाहर निकाला था मीटिंग से, तो जिला प्रमुख के साथ साथ किसानों का, जाट समाज का अपमान है, ऐसा जाट समाज के लोग कह रहे हैं। आप जाट विकास समिति के अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखो, मैं जीत कौर सांगवान जाट समाज विकास समिति की अध्यक्ष हूँ। बालिका छात्रावास भी हमने अलॉट करवा रखी है, सभी जिले के जाट जानते हैं और समाज के लोग भी जानते हैं। हाँ भाई, जाट समाज विकास समिति का हमने गठन किया हुआ है और वो सभी जाटों की कमेटी है, किसी एक का वो नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। जो कलेक्ट्रेट में मीटिंग थी, मीटिंग के दौरान हमारे जो है नेता बलवीर सिंह छीलर जी, जिला प्रमुख, उनको मीटिंग से बाहर निकाला गया। कि पहला तो उनका दायित्व ये बनता था, एक जो है जिला प्रमुख का नाते उनको बैठने का स्थान सबसे पहले आता है। क्यों? वो भी मतलब जो है पूरे 3 जिलों का नेतृत्व करते हैं। और ये जो बातें हुई हैं, ये जाट समाज सहन नहीं करेगा। क्यों? हमारा किसान नेता भी है ये और जाटों का नेता भी है। पार्टी में चाहे किसी में कोई भी हो, आज मैं भी कांग्रेस में हूँ, मेरे साथ भी कोई ऐसी घटना घटेगी तो ये नहीं है कि जाट हमें सहयोग नहीं करेंगे, ये हमारी समाज का मामला है। और मैं निंदा करती हूँ कि हमारे शीर्ष नेता सांसद भूपेंद्र सिंह जी के सामने ये जो घटना घटी है, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि वो बीजेपी के मसीहा हैं, अलवर में नहीं, उनका पूरा केंद्र में उनकी पकड़ है। पर एक ऐसे व्यक्ति के सामने ऐसी घटना घट जाती है तो जाट समाज के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। मैडम, मेरा सवाल ये है कि जिला प्रमुख संवैधानिक पद पर, जिला कलेक्टर संवैधानिक पद जिला प्रमुख को नहीं मानती है, जिला प्रमुख पद को संवैधानिक नहीं मानती है, जबकि MP MLA के बराबर का पद है वो, और वो पूरे ज़िले का संचालन करते हैं, विशेषकर ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का। तो आपको लगता है कि जिला कलेक्टर को भी जिला प्रमुख का संवैधानिक पद मानते हुए सम्मान देना चाहिए? बिल्कुल सम्मान देना चाहिए। यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वहाँ इकल्ला जिला प्रमुख बैठता MP के साथ या हमारे राज्य मंत्री के साथ, तब कलेक्टर ये कह देती कि इन 2 ही व्यक्तियों की मीटिंग है, आप जिला प्रमुख साहब आप बाहर जाइए, तो वो जाट सहन कर लेते। वहाँ MLA वहाँ थे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सभी वहाँ थे। तो ये कलेक्टर साहब ने जानबूझ के उनका अपमान किया। मैं ये कहती हूँ सांसद महोदय से कि इनको कलेक्टर साहब को तुरंत जो है इनकी बदली कर देनी चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। आज इनका अपमान होया है, कल औरों का भी अपमान होगा। ये जो कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई
जैसे कांग्रेस के समय में भी ये बात हुई बलबीर छिल्लर के साथ, बिल्कुल हुई थी, पर वो ये नहीं हुआ था कि उनको कुर्सी नहीं दी गई हो। उनको ये हुआ था कि कुछ जगह कम के कारण उनको पिछली पंक्ति में बैठाया गया था, और पिछली पंक्ति में बैठाने से बलबीर छिल्लर ने ये हमारे जो है नेताओं से ये बात रखी। नेताओं ने वापसी कलेक्टर को ये बात कही, अगर नहीं आप ऐसा अपमान कभी किसी का नहीं करोगे। व्यक्ति कितना पद उच्च पद वाला है, जो जिला प्रमुख है, कलेक्टर के बराबर की हैसियत रखता है, MP के बराबर की हैसियत रखता है, उस व्यक्ति को आप अपमान नहीं करोगे। बाकी बाहर वेट कर लें। विधायक महोदय, मंत्री महोदय और ऑफिसर्स और जिलाध्यक्ष साहब, इतने ही लोगों के नेमप्लेट्स हैं, तो बाकी फिर बाहर आ गए। गौरतलब है कि अलवर जिला प्रमुख और जिला कलेक्टर के मध्य खटास और विवाद के कई मामले इससे पूर्व भी सामने आ चुके हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र के चौमू में घाटा स्थित एनीकट का पानी जहर बन चुका है। दूषित पानी के कारण जलीय जीवों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। स्थानीय निवासी राजाराम, प्रदीप, नवीन, मोनू और पंकज आदि ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब वे जोहड़ पर परिंडों में पानी डालने गए तो कई कछुए मृत मिले। पास ही एक मोर भी घायल अवस्था में तड़प रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि जोहड़ का पानी दिन में खून जैसा लाल हो जाता है और शाम को हरे रंग में बदल जाता है। आशंका है कि किसी फैक्ट्री का केमिकल युक्त पानी या सीवेज इसमें छोड़ा जा रहा है। वहीं सूचना पर सरिस्का रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है और घायल मोर को इलाज के लिए साथ ले गई। यह जोहड़ गांव के मवेशियों के पानी का मुख्य स्रोत है। अब ग्रामीण डरे हुए हैं कि कहीं उनके पशु इस जहरीले पानी को पीकर काल का शिकार न हो जाएं। ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग से तुरंत जांच कर पानी दूषित करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। अलवर पुलिस ने गार्ड के साथ मारपीट कर ATM लूटने की वारदात में वांछित 5,000 रुपए के इनामी आरोपी अंकित मीणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ टोंक के मालपुरा क्षेत्र से करीब 12,77,000 रुपए से भरी ATM मशीन उखाड़कर ले जाने की वारदात कबूल की है। वह अजमेर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में भी ATM लूट की घटना में वांछित था। वहीं अरावली विहार थाना पुलिस ने राजकीय बालिका विद्यालय नयाबास में हुई नकबजनी के मामले में एक नाबालिग को निरुद्ध कर चोरी का सामान बरामद किया है। घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। रात्रि गश्त के दौरान राजबाला सहायक निरीक्षक ने संदिग्ध अवस्था में इलाका थाना में घूमते हुए पाए जाने पर अंकित पुत्र रमेश चंद निवासी मेहताब सिंह का नोरा कोतवाली जिला अलवर को डिटेन कर पूछताछ की थी। पूछताछ करने में उसके द्वारा करीब 1 साल पहले निवाई जिला टोंक व अजमेर में जो ATM लूट की घटना हुई थी उसमें शरीक होना स्वीकार किया। अलवर के मिनी सचिवालय पर चिकित्सा मंत्री का पुतला फूंका गया, साथ ही विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में RGHS को लेकर यह कदम उठाया गया। इस दौरान मनोज कुमार मीणा, मुकेश, केशरी सिंह, डाटाराम, हरिमोहन मीणा और बबलू राम आदि मौजूद रहे। मैं मुकेश मीणा, राजस्थान पंचायत राज एवं माध्यमिक कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष। आज जो यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, यह RGHS को लेकर के किया गया है। गवर्नमेंट को हम कम से कम लाख से 2 लाख रुपए तक जमा कराते हैं और उसको ये निजीकरण करना चाह रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में, इसके विरोध में हम सब लोगों ने जो कर्मचारी महासंघ है उसके जिलाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है और पुतला दहन का कार्यक्रम सफल रहा। और आगे अगर इसको ध्यान में रख करके अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो दोबारा से हम बड़ा आंदोलन करेंगे। कलेक्टर के निर्देश के बाद नगर निगम की टीम ने जिला अस्पताल में आवारा श्वानों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया।
जिला कलेक्टर सोमवार को जब निरीक्षण के लिए पहुंची तो मरीजों के परिजनों ने इसे लेकर शिकायत की थी। वहीं निगम की टीम ने अस्पताल परिसर और अंदर की गैलरियों से श्वानों को घेर कर पकड़ा। कुल 7 श्वानों को रेस्क्यू किया गया, जिन्हें अन्य स्थान पर छोड़ा जाएगा। टीम जनाना और शिशु अस्पताल भी पहुंची। निगम कर्मचारी धर्म सिंह गुर्जर ने इस बारे में जानकारी दी। और 4 अब पकड़े कलेक्टर मैडम के आदेश से। और अभी अभियान चालू है। अभी जनाना में जाएंगे, फिर शिशु में जाएंगे, वहाँ भी पकड़ेंगे डॉगों को। किस तरह के निर्देश दिए थे कि ये जो भी अपने जैसे हॉस्पिटल हुए, ये सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पे डॉग डोलते हैं, लोग बागों को काटते हैं, तो इनको आगे से आदेश आए कि पकड़ो और इनको हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा, ये अपने अस्पताल के अंदर परिसर में भी मिलेंगे? हाँ, पकड़े हैं ना, 2-3 डॉग वहाँ से भी पकड़े हैं अंदर से। हाँ। और अब कहाँ शिशु अस्पताल जा रहे हैं? अब शिशु अस्पताल जा रहे हैं, उसके बाद जनाना है ना बच्चा वाला, उधर भी पकड़ रहे हैं। तीनों अस्पतालों में सारे डॉग्स को उठाओगे? हाँ, वहीं से उठाएंगे। उल्लेखनीय है कि सोमवार सुबह कलेक्टर ने जिला अस्पताल, जनाना और शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया था। इस दौरान मरीजों के परिजनों ने वार्डों में श्वानों के घूमने और शराबियों के घुसने की शिकायत की थी। इसके बाद कलेक्टर ने नगर निगम कमिश्नर सोहन सिंह नरूका को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गोविंदगढ़ पुलिस थाने पर मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक जब्त करने के बाद हुए हमले में अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी क्रम में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। SC/ST कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र खटाना ने बताया कि गोविंदगढ़ में थाने पर भीड़ द्वारा पथराव के साथ पुलिस कर्मियों से मारपीट की गई थी। इस मामले में सनी सिंह, दीपक सिंह, दलजीत सिंह और गुरदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया जा चुका है। देखिए, गोविंदगढ़ थाने में जो प्रकरण जो पंजीबद्ध हुआ था, उस प्रकरण में अब तक लगभग 13 एक्यूज गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 12 एक्यूज विशिष्ट न्यायालय SC/ST में पेश हुए हैं। एक JJB में पेश हुआ है एक्यूज। आज जो मुलजिम पेश हुए हैं, मुलजिमान, उनके नाम हैं सन्नी सिंह, दीपक सिंह, दलजीत सिंह और गुरदीप सिंह। इस तरीके से 12 लोगों को, 12 अभियुक्तों को विशिष्ट न्यायालय में पेश किया जा चुका है। मुलजिमान को, सभी मुलजिमान को 11/5/2026 तक के लिए JC रिमांड न्यायालय द्वारा दिया गया है। नाबालिग, एक नाबालिग था बाल अपराधी। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को विकास पुरुष बताया है। उन्होंने कहा कि वे पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र के साथ अलवर, कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तिजारा जिले का विकास कर रहे हैं। इसी क्रम में 15 मई को मुख्यमंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई ओवरब्रिज, अंडर बाईपास, नेशनल और स्टेट हाईवे बनाने के साथ ही उद्योग लगाए जा रहे हैं। वहीं पानी की व्यवस्था के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर काम चल रहा है। सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव अलवर लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से विकास की गंगा बहा रहे हैं, हाल ही में उन्होंने कहा है कि 1000 करोड़ के विकास कार्य पूरे हो गए और उनका उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा 10,000 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र में। इतने विकास कार्य पहली बार देखने को मिल रहे हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के पूर्व विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? माननीय भूपेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री जब से चुनाव जीते तब से ही अलवर के विकास में लगे हुए हैं। अभी भी 1000 करोड़ के कार्य होने वाले हैं। 111 करोड़ तो रेलवे के लिए ही स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा ERCP योजना, मेडिकल कॉलेज और डेयरी, इनमें भी बहुत विकास हो रहा है। ये भी अलवर की डेयरी राजस्थान में पहले नंबर पर आ रही है। इसमें काफ़ी 300 करोड़ का बजट आया है, जो विकास में बहुत सहयोग होगा। इससे आम जनता को फायदा होगा। सर, इसमें जो रेलवे के साथ साथ सड़क है और पानी है, तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास भूपेंद्र जी कर रहे हैं। अभी जैसे कालीमोरी पर अंडरपास बनाया, उन्हीं के प्रयासों से हुआ है, काफ़ी दिनों से लटका हुआ था। आपको लगता है कि सभी समस्याओं का समाधान कराने में भूपेंद्र यादव सफल हो गए? हाँ, भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये
जिन जिन समस्याओं को कर रहे हैं, जिन जिन कार्यों को कर रहे हैं, वो सब संपूर्ण होंगे। ये तन मन धन से लगे हुए हैं। इनका विचार अलवर का विकास है। इनका एक ही इनका जो महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत है कि अलवर का विकास किस तरह से हो। इनका मन है अलवर के विकास करने का। अलवर के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अलवर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अलवर का विकास जो अब तक हुआ उसमें अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान माननीय भूपेंद्र जी का रहेगा। तो सर अभी तो 3 साल का कार्यकाल बच रहा है, लगता है कि अलवर को चमन कर देंगे? हाँ, 3 साल में जो भी अलवर की समस्याएं हैं, जैसे सड़क की है, ब्रिज की है, ये सारी समस्याएं पूरी होंगी। पानी का विकास भी हो रहा है। पानी भी जल्दी से जल्दी ये हरियाणा से, जमुना से, चंबल से जहाँ से भी लाने की कोशिश करें, ERTP योजना, ये सब पानी लाने के सब योजनाओं को ये लागू करने जल्दी लाएंगे, जिससे कि अलवर में पानी की समस्या भी दूर हो। और विकास सड़कों का, मेडिकल कॉलेज का, ये तो हो ही रहा है। इसका तो उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। सर 15 तारीख को जिस तरह से मुख्यमंत्री आज है, रेलवे मंत्री जी आ रहे हैं, खुद भूपेंद्र जी रहेंगे, तो उस दिन काफ़ी प्रोजेक्ट के जैसे उद्घाटन हो रहे हैं, तो जनता को लाभ मिलना है विकास से। बिल्कुल, ये जो भी प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी करेंगे उद्घाटन, माननीय भूपेंद्र जी के प्रयासों से मुख्यमंत्री जी जो काम हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मित व्ययिता को लेकर की गई अपील पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सोना खरीदना और विदेश यात्राएं बंद करने की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने वर्ष 2014 में भारत को सोने की चिड़िया बनाने और हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में सफर करवाने की बात कही थी। वहीं भाजपा महंगाई कम करने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन आज महंगाई आसमान छू रही है। इसके अलावा विदेश यात्राएं बंद करने की अपील करने वाले प्रधानमंत्री ने ही सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं। जूली ने अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हकीकत सामने रखने की मांग की है। नमस्कार। देखिए, महामानव का फिर जो है अपील आ गई जनता से कि अब जो है सोना खरीदना बंद कर दें, विदेश की यात्राएं बंद कर दें। जिस व्यक्ति ने 2014 के अंदर कहा था कि मैं भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा, 2014 में ये कह रहा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में बैठाऊंगा, और आज जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं, इन सारी बातों के बारे में तो राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था। तो ये विश्वगुरु की राह है क्या? देश की जनता से यही वादा किया था आपने कि जब भी कोई मुसीबत आए तो जनता को उनके हाल पे छोड़ दो। और वैसे भी सोना आम आदमी खरीद ही कहां पा रहा है? क्या रेट हो चुके हैं सोने के? क्या परेशानियां आज के समय में लोगों के सामने आ रही हैं? शायद मोदी जी को पता नहीं है। जिस महंगाई को कम करने का वादा करके आप सत्ता के अंदर आए थे, आज वो महंगाई आसमान छू रही है। जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कह के आप सत्ता के अंदर आए थे, आज वो भ्रष्टाचार चरम पे है। चारों तरफ कानून व्यवस्था चौपट है। ये हालत आज देश की हो चुकी है। और आपका सीधा सीधा फंडा है कि सत्ता चाहिए। अभी आपने देखा होगा बंगाल का चुनाव हुआ, किस प्रकार की परिस्थिति हुई। आप बंगाल चले गए, मणिपुर नहीं गए। मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है। मोदी जी, आपने जो अपील आज की है, तो क्या आपने देखा है कि इस एक अपील का क्या असर होगा? लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सोने की अपनी एक इंडस्ट्री है। हमारा जयपुर तो यहाँ पूरा जोहरी बाजार है, तो वो जो ये व्यवसाय करते हैं वो दुकानें सब बंद करवा दी जाएं फिर, इसका मतलब तो, या जिन लोगों को शादी करनी है, अन्य उनका आयोजनों के अंदर सोना चाहिए, तो वो उसको लेना बंद कर दें। और मेरे को ये भी पता है कि बीजेपी के लोग आएंगे और वो इस चीज का प्रचार करेंगे कि मैंने देखी मेरी बेटी के गहने देने थे लेकिन मैंने नहीं दिए, मैंने मोदी जी की बात मानी। उनसे नहीं चलेगा। आज हमारी परंपराएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, ये तो आपका फेलियर है। जिन बातों के लिए आप जनता को अपने हाल पे छोड़ रहे हो, आप विदेश यात्रा बंद करने की बात कह रहे हो, सबसे ज्यादा तो विदेश यात्राएं आपने ही की है। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री जी प्रवास पे चल रहे हैं, रोजाना हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तेल तो वो आपकी हाजिरी के अंदर फूक रहे हैं। सबसे ज्यादा उनके दौरे दिल्ली के हो रहे हैं। पूरा जो प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है, पूरी कानवाई चल रही है, पूरा काफिला चलता है। इससे कैसे काम चलेगा? इन बातों के बारे में राहुल जी ने आपको चेताया था मार्च के अंदर ही कि हमें अपना स्टॉक पूरा करना चाहिए, हमें हमारी जो कैपेसिटी है उसको फिल करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। जब कच्चे तेल के दाम कम थे उस समय आपने स्टॉक नहीं किया, और कच्चे तेल के दाम कम थे उस समय जो प्रॉफिट हुआ
वो भारत सरकार ने, आपकी कंपनियों ने मुनाफा कमाया, उसका फायदा तो जनता को दिया नहीं। तो आज कच्चे तेल के रेट बढ़े तो आप जनता पे वापिस थोप रहे हो। ये बातें नहीं होनी चाहिए ना, तो फिर दोनों ही चीजें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये जनता को हकीकत बताएं। आप तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहे थे, कहाँ हैं आप? जरा ये भी बता दीजिए। सब जगह टीवी पे, न्यूज में, सब जगह आपने कहा कि हम चौथी इकोनॉमी बन रहे हैं, बहुत जल्दी तीसरी इकोनॉमी बनेंगे। आप छठे नंबर पे आ गए हो, और आने वाले समय में क्या हालात होंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। जनता से झूठ बोलना बंद कीजिए, ये मैं आपसे अपील करता हूँ। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार प्रधानमंत्री का आह्वान बता रहा है कि देश आर्थिक संकट में पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आती जा रही है। इसके अलावा देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की आपूर्ति में बाधा आ रही है। साथ ही भारत के पास मात्र 45 दिन का ही स्टॉक बचा है। मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि जरूरी बातों की उपेक्षा कर भाजपा सांप्रदायिकता की राजनीति में ही जुटी रहती है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है, बयान आया है कि डीजल पेट्रोल की हुए नहीं है, भारत में किल्लत है, सोना नहीं खरीदें, किसान खाद कम डालें, विदेश यात्रा नहीं करें, वर्चुअल बैठक घर पे ही कर लें, तो ये आर्थिक संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। विशेषज्ञ अपनी अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। अब आप पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पुष्पेंद्र जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की तो एक आदत है, कोरोना काल का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप याद करिए उस चीज को, जब हजारों लाखों मजदूर उनको उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया। वो लोग महीनों तक सड़कों पर चले, भूखे प्यासे, और काफी लोग स्वर्ग सिधार गए कोरोना। और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ताली थाली बजवा दी, इसके अलावा कुछ नहीं किया, सबको अपने हाल पे छोड़ दिया। अब ये जो संकट चल रहा है ईरान और अमेरिका के युद्ध का, इजराइल के युद्ध का, इसमें भी ये श्रीमान जी उसी हालात पर देश को छूटना चाहते हैं। आप पता कर लेना, चाइना के पास इतने तेल के भंडार हैं, अगर 2 साल भी युद्ध चले तो उसके भंडार खत्म नहीं हो रहे। रूस के पास इतने तेल के भंडार हैं, उनके भंडार खत्म नहीं हो रहे। इवन पाकिस्तान के पास भी हिंदुस्तान से ज़्यादा तेल के भंडार हैं आज की डेट में। और हमारे पास, मैं आज का अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिख रहा था कि हमारे पास 45 दिन का तो पेट्रोल डीजल है, और लगभग इतने दिन की गैस बची है। तो आप वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था बताते हो अपने आप को, आपके पास घर में तेल है नहीं, गैस है नहीं, क्या दिखाना चाहते हो आप इस दुनिया को? अब आपने वही कोरोना काल वाली स्थिति कर दी कि आप सोने के रेट बढ़ रहे हैं, आप सोना मत खरीदो। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, ग्रामीण परिवेश का आदमी, जो 70% दुनिया आज गाँव में बसती है, वहाँ का कोई व्यक्ति अपने बच्चे की शादी करता है तो स्वर्ण आभूषण उनको देता है। आपने महंगाई इतनी कर दी, और कुछ दिन पहले पिछले साल ये आपके स्टेटमेंट थे कि कांग्रेस से आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। मंगलसूत्र छीनने का काम तो अब माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। आप कह रहे हो विदेश यात्रा पर मत जाओ। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा तो आपने करी है, और उनका कोई परिणाम नहीं आया। जब पाकिस्तान से हमारा ऑपरेशन सिंदूर आपने चलाया, एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था, पाकिस्तान के साथ उसके मित्र देश खड़े हुए थे। तो विदेश यात्रा सबसे ज्यादा आपने करी है। अब अगर स्वर्ण की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी तो ये बेचारे सर्राफ कहाँ जाएंगे? इनके तो ताले लग जाएंगे दुकानों में। विदेश में व्यापारी नहीं जाएगा, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, तो उनके उद्योग धंधों पे ताले लग जाएंगे। सर, किसान अगर खाद नहीं डालेगा तो पैदा कैसे होगा? अब आप करो, खाद मत डालो। शहर में मंगलवार दोपहर बाद मौसम के मिजाज बदल गए। चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी के बीच अचानक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। 10 से 15 मिनट तक तो मूसलाधार बारिश का दौर चला। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर कई जगह सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही प्रभावित रही। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की अंक तालिका का वितरण मंगलवार से शुरू हो गया। राजकीय यशवंत स्कूल प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि इस विद्यालय के नोडल केंद्र से संबंधित अंक तालिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं।
इनका वितरण शुरू कर दिया गया है। वहीं संबंधित राजकीय और निजी स्कूलों के प्रतिनिधि यशवंत स्कूल से सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अंक तालिकाएं प्राप्त कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 2026 की जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी अंक तालिकाएं यशवंत स्कूल नोडल केंद्र को प्राप्त हो गई है और जिनका वितरण आज 12 मई से शुरू हो गया है। संबंधित विद्यालय चाहे वो राजकीय हो चाहे निजी हो, जिनका नोडल केंद्र यशवंत स्कूल है वो नोडल केंद्र यशवंत स्कूल से अपनी अंक तालिकाएं विद्यालय समय 8 से लेकर 12 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी को अपरा एकादशी 13 मई को श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि इस एकादशी पर दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इन योग में भगवान विष्णु के पूजन, अभिषेक, परिक्रमा और व्रत से विशेष फल मिलने की मान्यता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मुर नामक राक्षस को हराने के लिए इस एकादशी पर दिव्य शक्ति उत्पन्न की थी। प्रथम ज्येष्ठ मास जिसे कि शुद्ध माह कहा जाता है, कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली अपरा एकादशी कल 13 मई बुधवार को जिले भर में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस एकादशी पर कल विष्कुंभ योग व राजयोग नामक द्वियोग का विशेष शुभ दुर्लभ संयोग बन रहा है। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना, भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना, भगवान विष्णु की परिक्रमा करना, एकादशी की कथा सुनना और एकादशी का व्रत करना विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों विश्वकुंभ योग आर्थिक संपन्नता, श्रेष्ठ कार्य कुशलता व सफलता का प्रतीक माना गया है। वहीं राजयोग हर कार्य में विजय व नेतृत्व करने वाला योग माना गया है। शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि अपरा का अर्थ है असीम पुण्य देने वाली एकादशी, जो पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है, इसलिए इसको अपरा एकादशी कहते हैं। यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में समृद्धि, यश और मोक्ष प्रदान करती है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व शास्त्रों में माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार मुर नामक राक्षस को हराने के लिए भगवान विष्णु ने इसी एकादशी पर दिव्य शक्ति उत्पन्न की थी, जिससे उस मुर नामक राक्षस का वध किया था और आशीर्वाद प्रदान किया कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करेगा उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत समय में उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। अलवर जिले में पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। इसका केंद्र सरकार की संयुक्त टीम द्वारा गहन निरीक्षण किया गया। पशुधन स्वास्थ्य एवं पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार की संयुक्त टीम ने अलवर में निरीक्षण किया। टीम में संयुक्त कमिश्नर डॉक्टर संदीप कुमार सिंह और स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर पशुपालकों से संवाद किया और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर LN सारंगी, डॉक्टर शिल्पा, RCHO प्रभारी डॉक्टर मंजू शर्मा, संयुक्त निदेशक डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव और जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव मित्तल भी मौजूद रहे। टीम ने मालाखेड़ा ब्लॉक के केरवाड़ा और हल्दीना गांव का दौरा किया। यहां पशु चिकित्सालयों में टीकाकरण रिकॉर्ड की जांच की गई और केंद्र सरकार की 1962 टोल फ्री मोबाइल वैन योजना की जानकारी भी ली गई। प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम सोसाइटी अलवर में डॉक्टर S.C. मित्तल अध्यक्ष होंगे। वहीं डॉक्टर तैयब खान सचिव और डॉक्टर चिराग सेठी कोषाध्यक्ष पद पर चुने गए हैं। नई कार्यकारिणी की प्रथम बैठक होटल लेमन ट्री में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर G.S. सोलंकी ने की। उधर इस दौरान C.K. बिरला हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर आनंद मोहन और डॉक्टर रुचिर भंडारी द्वारा कैंसर अवेयरनेस पर वार्ता प्रस्तुत की गई। इसके अनुसार प्लास्टिक का प्रयोग कैंसर होने के प्रमुख कारण के रूप में सामने आया है। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल जो सोसाइटी आपने बनाई है, सर कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या कहना चाहिए? प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम सोसाइटी एक पुरानी संस्था है। करीब 30 साल पहले इसका गठन हुआ था और सन 2000 में मैं सेक्रेटरी बना था, तब इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसका कार्यालय भी मित्तल हॉस्पिटल में ही है उस समय का। आज मैंने जब उसकी
निकाले गई अपनी डीड निकलवाई तो उसमें पता लगा डॉक्टर उमा सिंघल, डॉक्टर सुरेश गुप्ता, डॉक्टर अशोक लोढ़ा, मैं और डॉक्टर झालानी उस समय की संस्था बनी हुई थी जो रजिस्ट्रेशन हुआ था सन 2000 में। पहले बिना रजिस्टर्ड की संस्था चली थी 3-4 साल, बाद में 26 साल से रजिस्टर्ड संस्था है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी आज की तारीख में, उस समय भी प्रॉब्लम्स थी, लगाई है कि आप जब डॉक्टर जौहरी साहब, डॉक्टर आर.के. सिन्हा साहब, तब भी प्राइवेट नर्सिंग होम्स की आपस में दिक्कतें होती थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, नगर पालिका से, गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज़ें थी जो सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल कॉलोनीज में नहीं चल सकते। तो बहुत सारी चीज़ों की लड़ाई सरकार से हमारी रही है। और अब चूँकि आज का समय ऐसा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा कैटर कर रहा है। यदि हम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को जोड़ दें, यहाँ से करीब 100-150 अस्पताल हैं, तो वहाँ का सरकारी अस्पताल से बहुत ज़्यादा नंबर प्राइवेट में है। बल्कि लोग कहते हैं कि 80-20 का रेशो है। 80% जो कैटर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते हैं। सब मिला के यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखें, शहरी क्षेत्रों में भी देखें, तो सबसे ज़्यादा कैटरिंग प्राइवेट हॉस्पिटल। और इनकी प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर थोपी हुई हैं। सरकार अस्पताल में हो सकता है आपको फायर एनओसी नहीं हो, पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जरूरी फायर एनओसी होनी चाहिए। वहाँ का रजिस्ट्रेशन हो नहीं हो, यहाँ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हर का कानून प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे है। तो हम जब तक यूनाइट नहीं होंगे, जब तक अपनी समस्याओं को हम एकजुट होकर के सरकार के सामने नहीं रखेंगे, तो सरकार मान्य हो। अभी आरजीएचएस का जैसे आपने देखा, या इस तरह का जो चल रहा है कि प्राइवेट को पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो यदि हम संगठित होकर हम एक बात करेंगे। जयपुर में बहुत बड़ी संस्था है जयपुर प्राइवेट हॉस्पिटल की, अलवर में, सब जिलों ने बना रखी है, क्योंकि सरकार के पास तो आरिज़दा एक सरकारी डॉक्टरों की संस्था है। आईएमए एक बड़ी बॉडी है, वो प्राइवेट और सरकारी मिलके, ईसाई मिलके, सब लोगों के मिला के चलती है। पर हमारी समस्याएं सरकार से बिल्कुल अलग है। अपना रंगमंच थिएटर ग्रुप द्वारा आयोजित थिएटर वर्कशॉप के 11वें दिन ओपन स्टेज शो कंपनी बाग में प्रस्तुत किया गया। इसने दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर कर रख दिया। यह नाटक वर्कशॉप के तहत छात्रों को दिए गए सीन वर्क से निकली कहानी पर आधारित था। इसी कहानी को आधार बनाकर स्क्रिप्ट तैयार की गई और केवल 2 घंटे के भीतर पूरा नाटक तैयार कर मंच पर प्रस्तुत कर दिया गया। इस कहानी में पिता पुत्र के रिश्ते सहित अरावली और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों का मजबूत संदेश भी छिपा था। उधर अपना रंगमंच थिएटर ग्रुप के संचालक कुणाल मगन सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। अलवर में श्री वासु पूज्य भगवान की ध्वजा का कार्यक्रम श्रद्धालुओं की मौजूदगी में संपन्न हुआ। शासन रत्न मनोज कुमार बाबूमल हरण की प्रेरणा से रतनलाल और प्रवीण कुमार वामनिया ने यह आयोजन किया। कांति जैन ने बताया कि इस अवसर पर महेंद्र कुमार, निर्मल कुमार, अनिल, दीपचंद जैन, विक्रम जैन, राजेंद्र कुमार, देव प्रकाश और हर्षवर्धन आदि मौजूद रहे। इस मौके पर भजन और पूजन संपन्न हुआ। जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नरूका की अध्यक्षता में शहीद स्मारक कंपनी बाग पर धरना दिया गया। समन्वय समिति के महासचिव ने बताया कि धरना केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर दिया गया। मुख्य रूप से गत माह अनेक जगह मजदूरों द्वारा किए गए आंदोलन के समर्थन में यह आयोजन हुआ। साथ ही गिरफ्तार किए गए मजदूरों एवं कार्यकर्ताओं को तत्काल बिना शर्त रिहा करने एवं सभी मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई गई। इसके अलावा न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रतिमाह करने आदि मांगे भी रखी गई हैं। इस मौके पर राजकुमार बख्शी, जितेंद्र नरूका, भोलाराम शर्मा, मनमोहन सैनी, कालीचरण जोशी, मोहन सिंह राघव, उमेश सैनी और पूरण सिंह चौहान ने भी विचार रखे। आज का जो धरने का हमारा प्रोग्राम है वो ऑल इंडिया स्तर का है और सभी ट्रेड यूनियनों की ओर से दिया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से अभी जो पिछले दिनों नोएडा में, मानेसर में, पानीपत में जिस तरह से जो ठेका श्रमिकों ने आंदोलन किया है अपनी मांगों को लेकर के, उसमें मुख्य रूप से उनका जो वेतन है कम से कम उन्होंने 20,000 की मांग की है। आज हम उनको 26,000 की मांग करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो महंगाई देश में बढ़ रही है उसमें 26,000 न्यूनतम वेतन किया जाना चाहिए। इसी तरह से उनका जो ओवर टाइम का भी देन सरकार या प्रशासन नहीं दे रहा था, उसकी भी मांग को लेकर के उन्होंने अपना आंदोलन किया। साप्ताहिक विश्राम को भी लेकर के उन्होंने आंदोलन किया। आज उन सभी मांगों को समर्थन में, उनके आंदोलन के समर्थन में आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं और सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि इनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए, साप्ताहिक विश्राम दिया जाए, ओवर टाइम का भुगतान इनको नकद किया जाए और जो केसेस जो पुलिस ने लगाए हैं उन केसेस को वापस लिया जाना चाहिए। अलवर शहर के वार्ड 35 स्थित सोनावा की डूंगरी क्षेत्र में लगातार पेयजल समस्या बनी हुई है। इसे लेकर स्थानीय महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा।
महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद अंशुल सैनी के निवास पर पहुंची और प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि इलाके में पीने का पानी 3 दिन में केवल एक बार 15 मिनट के लिए आता है। इससे लोगों की दैनिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो ये वार्ड नंबर 35 है और यहाँ 6000 के लगभग यहाँ की आबादी है और यहाँ पर पानी की अब गर्मी में, इस गर्मी में भी लोग पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं। यहाँ 2 बोरिंग है, 3 बोरिंग थी यहाँ पर, लेकिन एक बोरिंग का तो कोई अता पता नहीं है, वो भी खराब सी है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि इस भरी गर्मी में और ये लोग भर दोपहरी में और पानी के लिए यहाँ से लेते हैं, दूसरे क्षेत्रों से लेके जाना पड़ रहा है इनको। तो पानी की क्या सुविधा सरकार कर रही है, इसके लिए आज यहाँ लोग आए और हम लोग भी आगे सरकार के। कितने दिनों में पानी आता है? पानी वैसे तो 3 दिन में आता है, आने में आता है, पर आने ना आने के बराबर यहाँ पर पानी आता है। मात्र 15 मिनट पानी आता है। उनसे आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही? उससे पानी 15 मिनट में कहाँ पूर्ति होती है? तो आपने कहीं और भी कहीं बोली जलदाय विभाग में? जलदाय विभाग में बोली थी तो वो कह रहे हैं कि भाई टैंकरों की व्यवस्था करवा देंगे अभी क्योंकि इतनी पूर्ति हम लोगों को भी यहाँ पर वाटर वर्क्स वगैरह में करवानी पड़ती है कि भाई वैसे और नल में पानी नहीं आ रहा। बिल हम लोग भरते हैं हर महीने, लेकिन नलों में पानी नहीं है। ऊपर रहते हैं पहाड़ के ऊपर, ऊंचाई है कम से कम 400-500 फीट, उस पर पानी लेके जाते हैं। नीचे से नीचे भी आते हैं तो बहुत भीड़ जमा होती है। एक बाल्टी का 1 घंटा में नंबर आया करीबन, लेके पहुंचते हैं 1 घंटा को रास्ता लग जाए। बहुत समस्या, हमें पानी चाहिए। बस प्रशासन से हमें यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमें पानी चाहिए। गर्मी से हमारे बच्चे इनका बेहाल है। ये देखो हमारे बच्चों को स्कूल से भगा दिया जाता है ये बोल करके ना क्या। अब हम खा से निलाए, हमारे पास पानी नहीं है, ना लाइन हमारे पास, नल वगैरह कुछ भी नहीं है। आज तक पानी ही नहीं आया हमारे पास। हमें पानी चाहिए, आप सबसे यही है। कितने दिनों में पानी आता है वैसे आपके यहाँ? तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, पानी नहीं आता। आपने पहले कहीं बोला जलदाय विभाग वगैरह में? वगैरह सुनते नहीं है। हम कलेक्टर के भी होया है, हमेशा आ जाते हैं। हर गर्मियों में जब तड़प लगती है ना पानी की, तो हर गर्मियों में जाते हैं। पुरुषार्थी समिति जिला अलवर की ओर से रजवट मैदान स्थित श्री राम हनुमान मंदिर में भव्य सुंदरकांड पाठ एवं भंडारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा के नेतृत्व में किया गया। मीडिया समन्वयक विशाल गांधी ने बताया कि सुंदरकांड पाठ के दौरान पूरा मंदिर परिसर भगवान श्री राम और हनुमान जी के जयकारों से भक्तिमय हो उठा। पाठ के बाद समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं समापन हनुमान जी की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा सहित राकेश अरोड़ा, राजेश मक्कड़, अशोक आहूजा, अशोक खन्ना, दीवान चंद सेतिया, हरिकृष्ण खत्री और दौलतराम हजरती आदि मौजूद रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मास, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थानाधिकारी एवं प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सताना गांव के पहाड़ों पर छापा मारा है। साथ ही अवैध खनन में लिप्त 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप था कि सताना गांव के पहाड़ों को खनन माफिया ने छलनी बना दिया है। प्राकृतिक संपदा को लगातार नष्ट किया जा रहा था। कई बार पुलिस प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मंगलवार को अवैध खनन की सूचना मिलते ही थानाधिकारी कार्तिकेय वर्मा इमरजेंसी वाहन और पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर खनन कार्य में लगे लोग भाग छूटे। पुलिस मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी को जब्त कर थाने ले आई। उधर ग्रामीणों ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी का आभार जताया और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। वर्मा ने कहा कि प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा ग्रामवासी इकट्ठे हो रखे हैं और इधर ने आईपीएस आया और मतलब 2-3 ट्रैक्टर और मतलब जेसीबी वगैरह सारे पकड़ लिए
और बहुत बहुत बढ़िया है। एसपी साहब को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद, बधाई। और गौरतलब है कि मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के सताना, बुलंदी, बाढ़ बुलंदी, नांगल, बरखेड़ा, पृथ्वीपुरा, बालेटा, खेड़ला, चौमू, खरकड़ा, निठारी, सुमेल और मोहम्मदपुर आदि गांव में बजरी अवैध खनन होता है। पुलिस महानिदेशक ने भी पिछले दिनों आदेश दिए थे कि कहीं भी अवैध खनन नहीं होना चाहिए। मालाखेड़ा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों में जहां अवैध खनन जोरों पर था, लेकिन पुलिस प्रशासन, परिवहन, वन विभाग इसको मानने को तैयार नहीं था। वहीं प्रशिक्षु IPS ने इसको साबित कर दिखाया कि अवैध खनन में लिप्त किसी भी संसाधन को और खननकर्ता को, भूमाफिया को नहीं बख्शा जाएगा और वह निष्पक्ष रूप से मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में सुशासन का स्वराज स्थापित करेंगे। इसके चलते उन्होंने सताना गांव में अवैध रूप से ब्लास्टिंग कर खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक JCB को जब्त किया है, जहां मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए और उन्होंने प्रशिक्षु IPS कार्तिकेय की इस कार्रवाई की सराहना की। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी भी जताई कि वह पहाड़ को अब बचा सकेंगे। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव बुर्जा में मुख्यमंत्री का 15 तारीख को जन सुनवाई और रात्रि चौपाल का प्रस्तावित कार्यक्रम है। ऐसे में तमाम विभाग जुटे हुए हैं। जागरूक लोगों का कहना है कि यदि यही व्यवस्था अन्य दिनों में होती रहे तो गंदगी, टूटी सड़क और अन्य समस्याएं हल हो सकती हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब यहां साफ सफाई जोरों पर है। बहरहाल ग्रामीणों ने CM का आभार जताया है, जिन्होंने इस गांव में जन सुनवाई और रात्रि चौपाल का निर्णय लिया है और अन्य व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं। खेड़का और अकबरपुर ग्राम पंचायत में ग्राम विकास LED रथ द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। गौरतलब है कि यह रथ विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं खेड़का में सड़क की समस्या को लेकर लोगों ने अवगत करवाया और पूर्व विधायक जयराम जाटव ने मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं भाजपा नेता देशराज खरेरा ने भी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। ये चैलेंज है पिछली गवर्नमेंट को कि आपने जो 5 साल में काम किया वो हमने 2 साल के अंदर करके दिखाया। अगर कोई मूल्यांकन करे और तुलना करे तो जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आज आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप माताएं बहनों के लिए अगर इस भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया वो कांग्रेस पार्टी लंबे समय से राज्य में रहने के बाद भी कोई कार्य नहीं कर पाया। जैसे आपके लिए शौचालय की व्यवस्था की माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। अरे बाबा फोन के सामने आपके लिए उज्ज्वला गैस की अगर कोई व्यवस्था की, जो धुएं के अंदर मर रही थी माताएं बहनें, वो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की। उधर अकबरपुर ग्राम पंचायत में भी प्रदेश सरकार की ग्राम रथ यात्रा पहुंची। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। उधर भाजपा जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। पूर्व विधायक जयराम जाटव और पूर्व सरपंच महेश पटेल ने भी विचार रखे। उमरेण पंचायत समिति की साधारण सभा प्रधान दौलत राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई, लेकिन कोरम पूर्ति के अभाव में सभा को निरस्त करना पड़ा। अब साधारण सभा का आयोजन आगामी 20 तारीख को किया जाएगा। इस दौरान कुछ पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला पार्षदों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। उप प्रधान महेश सैनी ने बताया कि पिछले काफी समय से बैठकों में उच्च अधिकारी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम जन अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर बैठकों में आते हैं, इसलिए अधिकारियों की मौजूदगी आवश्यक है। उधर प्रधान दौलत राम ने बताया कि वर्तमान में जनप्रतिनिधि शादी विवाह कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, इसके चलते कोरम की पूर्ति नहीं हो सकी और बैठक स्थगित करनी पड़ी। पंचायत समिति उमरेण के अंदर साधारण सभा की मीटिंग है, जो कोरम के अभाव में, कोई डायरेक्टर शादी में गया, कोई ब्याह में गया है, तो हमारे कोरम के अभाव में हमने मीटिंग स्थगित की है और हमने आगामी 20 तारीख को मीटिंग फिर दोबारा रखी है। एक अपने वो जो रथ यात्रा भी चल रही है उसकी, हाँ, रथ यात्रा चल रहा है। हर गांव के अंदर विकास है। देखिए, कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारी हमारे जैसे तहसीलदार लेवल का है, वो गांव-गांव में जाके SDM साहब हैं, तहसीलदार हैं, लगभग 13 विभाग के कर्मचारी उस रथ के साथ रहते हैं और गांव के अंदर जाके जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल सरकार द्वारा रथ में जो योजनाओं का लाभ मिले ग्रामीणों को, और जो सरकार लाभ दे रही है वो किसी भी कार्य से वंचित ना रहे,
इसलिए हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर हमारा LED रथ जा रहा है और गांव को विकास की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर कोई लोग किसी भी काम के लिए आज उसमें हम जाते हैं, कोई सड़क है, कोई पानी है, कोई नाली बताते हैं, तो उनका समाधान हम हैंड टू हैंड करते भी हैं। पंचायत समिति उमरेन की साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन था, उसमें आज तो कोरम पूरा नहीं हुआ, पर बात ये रहती है कि हर बार कोई आता नहीं है मीटिंग में। पिछले करीब 1.5-2 साल से ऐसा चल रहा है, न तो FDM आता है, न तहसीलदार आता है मीटिंग में। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी यहाँ आने चाहिए। हम जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुन के भेजा है, जनता की समस्या को लेकर यहाँ आते हैं बड़ी उम्मीद से कि आज समस्या का समाधान होगा, पर समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं और पंचायत समिति मीटिंग में कोरम पूरा करके अपना काम काट लिया जाता है। BDO और प्रधान अपने मनमर्जी से सैंक्शन काट रहे हैं, दोनों 10% लेके सैंक्शन और काट रहे हैं और मनमर्जी लोगों को काम दे रहे हैं। बेचारे डायरेक्टरों का मुँह भंग हो गया मीटिंग में आने से, क्योंकि उनके कहने से कोई काम ही नहीं दिया जाता है पंचायत समिति में। तो BDO या MPS डायरेक्टर आके क्या करें। अकबरपुर क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाद मौसम परिवर्तन देखने को मिला। दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। इसके साथ हुई बूंदाबांदी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अकबरपुर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा था, लेकिन मंगलवार को आसमान में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम मानकी के किसान रणजीत सिंह ने जिला कलेक्टर को यहां पहाड़ की तलहटी में अवैध ब्लास्टिंग के विरोध में ज्ञापन दिया है। उन्होंने बताया कि जब वे अपनी मां के साथ खेत में कपास की फसल की तैयारी में लगे हुए थे, इसी दौरान एक कंपनी की लीज में बेहद तेज विस्फोट किया गया। इससे गांव में ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई भूकंप आ गया हो। नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर अवैध रूप से विस्फोट किए जा रहे हैं। इस वजह से पत्थर गिरने से खेत में काम कर रही बुजुर्ग महिला जख्मी हो गई। वहीं उपखंड अधिकारी और पुलिस प्रशासन से शिकायत का कोई नतीजा नहीं निकला है। खैरथल नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अनुसार क्षेत्र में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, साथ ही सभी प्रमुख नालों में कचरा जमा हो चुका है। बारिश से पहले सफाई नहीं हुई तो लोगों के घरों में गंदा पानी घुसने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग की है कि हड़ताल को देखते हुए सफाई कर्मचारियों को उचित मानदेय देने और निश्चित अवकाश मुहैया कराने के कदम उठाए जाएं। इस मौके पर जाटव समाज के संरक्षक रामचंद्र कामरेड, पार्षद राजेंद्र चौधरी, नारायण छंगानी, मनोज बुराड़िया, राहुल रसगोन, अभिषेक हेड़ाऊ और मुशर्रफ खान आदि मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के वार्ड नंबर 13 से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक सूखे कुएं में नवजात बच्ची मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही तिजारा थानाधिकारी जयप्रकाश मौके पर पहुंचे और बच्ची को कब्जे में ले लिया। बच्ची को तुरंत तिजारा उप जिला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। बालिका की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। वहीं शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के अनुसार 24 घंटे पूर्व इस नवजात का जन्म हुआ है और उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। वार्ड नंबर 13 की घटना है, जहां अजीत पब्लिक स्कूल के पास में एक सूखे कुएं में एक नवजात किसी बच्चे की आवाज़ आई है, जिसको गाँव वालों ने देखा है। तो एक नवजात बच्ची मिली है जो बिल्कुल सुरक्षित है, स्वस्थ है, जिसका वजन 2.5 किलो है और इस संबंध में गहनता से जांच जारी है और बालकों की सुरक्षा के संबंध में जो भी एजेंसियां हैं उनको सभी को सूचित किया जा रहा है। गहनता से जांच जारी है। पूर्ण रूप से स्वस्थ लग रही है। पिछले 24 से 48 घंटे की डिलीवरी की है और शरीर में बाहरी कोई चोट का निशान नहीं है। कुएं में पड़ी मिली तो हो सकता है अंदर कोई चोट हो, तो उसके लिए इसको आप आगे रेफर किया है। एक तो इन्फेंटोग्राम और एक USG ब्रेन। बच्ची स्वस्थ है सर? वैसे बच्ची भिवाड़ी में सोमवार शाम थड़ा गांव स्थित हिल व्यू गार्डन सोसाइटी में एक युवक ने 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इसके चलते युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान शीतल गांव निवासी 40 वर्षीय सुंदर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुंदर पहले इसी सोसाइटी में गार्ड की नौकरी करता था। वह लंबे समय से बीमारी से भी जूझ रहा था। सूचना मिलते ही मटीला चौकी इंचार्ज SI पुनीत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिवाड़ी भिजवाया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बास की वंदना सभा में प्रख्यात भागवत कथा वाचिका साध्वी कृष्णा किशोरी की उपस्थिति रही। प्रधानाचार्य सुभाष सिंह नरूका मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया।
वहीं आचार्य कल्पना, पूजा, गीता, हेमा, राधा और ज्योति ने साध्वी को प्रतीक चिन्ह देकर और दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर साध्वी कृष्णा किशोरी ने श्री राधा रानी जी का जयकारा लगाकर बच्चों को संस्कारवान बनने की सीख दी। इसके अलावा ईमानदारी, राष्ट्रभक्ति, माता पिता और गुरु भक्त बनने सहित तिलक लगाकर विद्यालय आने पर जोर दिया। उन्होंने विद्यालय में संस्कारों की शिक्षा को सराहा। ब्रह्म ऋषि दादू दयाल महाराज के प्राकट्य दिवस पर गंगाबाग राजगढ़ स्थित निर्भय दास जी महाराज की छतरी पर कार्यक्रम हुए। यहाँ महाआरती कर बाबा को भोग लगाने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालु राजेश जोशी ने आयोजन की जानकारी दी। साथ ही नीरज सोखिया, गोपाल सैनी, मुरारी गुप्ता, हरि भाई, रामस्वरूप मिस्त्री, नरेश जांगेड़, तारा सेन और सरोज तिवाड़ी आदि उपस्थित रहे। नीट पेपर लीक पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इनमें राहुल गांधी और अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। उन्होंने पेपर लीक को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। नीट 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। परीक्षा में 22,79,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को युवाओं के भविष्य के खिलाफ अपराध बताया है। साथ ही कहा कि 22 लाख से अधिक छात्रों की कड़ी मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट बीजेपी सरकार ने कुचल दिया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि छात्रों ने 3 और 4 मई को ही शिकायतें दी थी, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। गहलोत ने कहा कि एनटीए से लगातार 3 सालों से पेपर लीक हो रहे हैं। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए बार एसोसिएशन निवाई के अधिवक्ताओं ने पक्षियों के लिए पानी के परिंदे बांधे हैं। कोर्ट परिसर में इस दौरान न्यायाधीश रविंद्र प्रताप सिंह, अंजलि सिंह एवं उपखंड अधिकारी प्रीति मीणा भी मौजूद रहीं। उपखंड अधिकारी ने कहा कि भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना मानवता और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट कन्हैया लाल मीणा, पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, रामजी लाल जाट, दयाराम गुजर और बनवारी लाल सहित कई वकीलों की उपस्थिति रही। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों की ली जान, लोहिया का तिबारा पर हुई दुर्घटना। वहीं एमआईए क्षेत्र में बाइक भिड़ंत में 10वीं के छात्र ने तोड़ा दम। कोर्ट को गुमराह करने को लेकर यूआईटी और नगर निगम की संपत्ति कुर्की के दिए आदेश। खांचा भूमि प्रकरण को लेकर अदालत ने दिया फैसला। बैठक में जिला प्रमुख की कुर्सी नहीं लगवाने को लेकर कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा। 84 जाट महासभा ने मिनी सचिवालय के घटनाक्रम पर जताया आक्रोश। और प्रदूषण से जहर बना एनीकट का पानी और सरिस्का टीम ने लिए सैंपल। चौमुख क्षेत्र में अनेक जलीय जीवों की गई जान। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।